हाय फ्रेंड्स, आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे। और आज के ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है सिंप्लेक्स मेथड को देखते हुए, क्योंकि जितनी भी पहले वीडियो बनाई हैं उन वीडियो में जिन पॉइंट्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आज के इस वीडियो में मैंने उन सभी पॉइंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो सबसे पहला पॉइंट कि किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को देखने के बाद हमें यह डिसाइड करना कि इस प्रॉब्लम के अंदर हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है या नहीं करना, वो उस बात को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक प्रॉब्लम है 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3, तीन वेरिएबल की का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और आपके पास इक्वेशन है x1 प्लस 2x2 इजिकल टू 3, x2 इजिकल टू 4, और एक प्रॉब्लम लेते हैं हम x3 इज इक्वल टू 8। तो आपको इस प्रॉब्लम को देखते हुए कि आप इन इक्वेशन के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करोगे या नहीं करोगे, इस बात को डिसाइड करती है साथियों आपकी सिंप्लेक्स टेबल की जो मेन बॉडी होती है वो। जैसा कि मैं अगर इन इक्वेशन के कोरस्पोंडिंग सिंप्लेक्स टेबल की बॉडी अगर बनाऊं मैं, तो आपकी जैसे फर्स्ट इक्वेशन के कोरस्पोंडिंग जो कंपोनेंट होंगे 1 2 0, सेकंड के कोरस्पोंडिंग होंगे 0 1 0, और थर्ड के कोरस्पोंडिंग होंगे साथियों 0 0 1। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम तो ऑब्टेन हो चुका है, एक सेकंड कॉलम ऑब्टेन नहीं हुआ। तो इस सेकंड कॉलम को ऑब्टेन करने के लिए हमें एक वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा। इस वेरिएबल को हम यू नहीं कि किसी भी इक्वेशन के अंदर ऐड कर देंगे, हम इसको सेकंड इक्वेशन के अंदर ही ऐड करेंगे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन के कोरस्पोंडिंग जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक कॉलम है वो मिल चुका है, ऐसा ही फर्स्ट के कोरस्पोंडिंग हमें मिल चुका है। तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल सेकंड इक्वेशन के अंदर ऐड करते हैं x2 प्लस a1 इजिकल टू 4। अब a1 के कोरस्पोंडिंग अगर आप सिंप्लेक्स टेबल अगर बनाते हो तो अब आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम भी आ गया। तो कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल कब ऐड करना है। स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल तो हम देखते ही पता लगा लेते हैं। स्लैक वेरिएबल तो जब लेस देन इक्वल टू हो, और सरप्लस वेरिएबल जब आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो। लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल हमें कब ऐड करना है वो आपको सिंप्लेक्स टेबल एक बार आप रफ में बनाकर देख लो। अगर सिंप्लेक्स टेबल बनाने से अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ऑब्टेन हो जाती है तो कोई जरूरत नहीं है। अगर सिंप्लेक्स टेबल बनाने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन नहीं होती तो हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना होगा। तो सबसे पहले जो की पॉइंट था वो ये था साथियों। दूसरा पॉइंट, while writing columns of basic variable what we have to take care about। जैसा कि हम सिंप्लेक्स टेबल में सबसे पहला कॉलम जो बेसिक वेरिएबल का बनाते हैं, तो हम बेसिक वेरिएबल को किस ऑर्डर में लिखें। तो ऑर्डर में जैसा कि सबसे पहले आपको सिंप्लेक्स टेबल की बॉडी बनानी होती है। इस बॉडी में जैसा कि आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है 1 0 0 किसके कोरस्पोंडिंग है, x1 के कोरस्पोंडिंग। तो सबसे पहला वेरिएबल आएगा x1, दूसरा वेरिएबल आएगा साथियों a1, और तीसरा वेरिएबल आएगा x3। इस ऑर्डर को आपको मेंटेन रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप x3 को ऊपर लिख दो, a1 को फिर नीचे लिख दो। बेसिक वेरिएबल का कॉलम बनाते वक्त हमें इस ऑर्डर को ध्यान में रखना होता है। ये भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थर्ड पॉइंट कि हमें सिंप्लेक्स मेथड को कब यूज करना है, टू फेज मेथड को कब यूज करना है, और बिग एम मेथड को कब यूज करना है। सिंप्लेक्स मेथड तो साथियों आपको तब यूज करना है जब आपने स्लैक वेरिएबल ही ऐड किए हो बस, और स्लैक वेरिएबल या फिर डिसीजन वेरिएबल के कोरस्पोंडिंग जब आप अपनी सिंप्लेक्स टेबल बनाते हो तो उस सिंप्लेक्स टेबल के अंदर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो गई हो। ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपके पास कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की और लेस देन इक्वल टू टाइप की होती हैं, लेकिन अब उनमें हम अगर उनके कोरस्पोंडिंग बिना आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड किए जब हम सिंप्लेक्स टेबल को बनाते हैं तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो जाती है। तो उन क्वेश्चन को भी हम सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो ये पॉइंट कि केवल लेस देन इक्वल टू वाली कंस्ट्रेंट को सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करना ये बिल्कुल गलत है। हमें किन प्रॉब्लम को भी हम सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अगर कोई कंस्ट्रेंट आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की है, हमने कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड नहीं किया, लेकिन उन कंस्टेंट के कोरस्पोंडिंग अगर हम हमारी सिंप्लेक्स टेबल बनाएं तो सिंप्लेक्स टेबल के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो जाती हो, तो हम सिंप्लेक्स मेथड का यूज करेंगे।
टू फेज मेथड और बिग एम मेथड का तो यूज साथियों तब हम जब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल का इंक्लूड करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंक्लूड करते हैं, तभी मोस्ट ऑफ द केसेस में हम टू फेज मेथड और बिग एम मेथड का यूज करते हैं। इन दोनों मेथड में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट को आपके की पॉइंट्स में डालने का मेन मोटिव यही था साथियों की, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है कि केवल लेस देन इक्वल टू वाली कंस्ट्रेंट को ही सिंप्लेक्स मेथड से हम सोल्व करते हैं। ऐसा नहीं है, ग्रेटर देन वाली कंस्ट्रेंट्स को भी हम सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व कर सकते हैं। बस क्या बात ध्यान रखनी है कि जब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाएं इन ग्रेटर देन वाली के कोरस्पोंडिंग भी बिना आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किए तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनती है तो हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने होंगे, और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते ही हम टू फेज मेथड या बिग एम मेथड का यूज करेंगे। थर्ड की पॉइंट है साथियों कि आपको जो नेट इवैल्यूएशन जब आप ZJ कैलकुलेट करने के बाद जब डेल्टा J कैलकुलेट करते हो तो नेट इवैल्यूएशन केवल आप नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए ही कैलकुलेट किया करो। जो बेसिक वेरिएबल आपके, जैसे कि आपके बेसिक वेरिएबल वाले कॉलम में आपको देखते ही पता चल जाएगा कि बेसिक वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो इनके कोरस्पोंडिंग आप डेल्टा J नेट इवैल्यूएशन को कैलकुलेट ही मत करो, क्योंकि इनके कोरस्पोंडिंग जब आप नेट इवैल्यूएशन को कैलकुलेट करोगे तो वो आपकी जीरो आएगी। तो केवल टाइम को बचाने के लिए हम नेट इवैल्यूएशन नॉन बेसिक वेरिएबल के कोरस्पोंडिंग ही कैलकुलेट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि जब आपको डिसाइड करना हो कि इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है तो हम डेल्टा J को देखते हैं। मान लेते हैं जब हमने डेल्टा J कैलकुलेट किया तो आपका डेल्टा J आपका x1 के कोरस्पोंडिंग आया -1 और x2 के कोरस्पोंडिंग -1 आया। तो अब आपको डिसाइड कैसे करना है, हमें साथियों वेरिएबल्स को देखना है। अगर जो डेल्टा J आपकी जो सेम आई है, अगर दोनों के दोनों डिसीजन वेरिएबल के कोरस्पोंडिंग आई है तो आप किसी को भी आर्बिट्रेरली चूज कर सकते हो। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन हो सकती थी कि आपकी जो डेल्टा J यहाँ पर -2 आ जाती, ये 0 आ जाता -2। अब यहाँ पर S1 आपका स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल या कोई भी और आर्टिफिशियल वेरिएबल हो, आर्टिफिशियल को वेरिएबल को तो हम ए नोटेशन से डिनोट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती थी कि -2 आपका x1 के कोरस्पोंडिंग भी और -2 आपका s1 के कोरस्पोंडिंग भी है। तो इस सिचुएशन में हम x1 जो हमारा डिसीजन वेरिएबल है उसको इनकमिंग वेरिएबल चूज करेंगे की बजाय s1 के। तो इसका मतलब जब आपकी डेल्टा J जो आपकी नेट वैल्यूएशन वाली वैल्यू है, अगर दो डिसीजन वेरिएबल की सेम आती है तो किसी को भी चूज कर लो। अगर एक डिसीजन और एक स्लैक वेरिएबल हो तो आप डिसीजन वेरिएबल को चूज करो। अगर दो स्लैक वेरिएबल या दो सरप्लस वेरिएबल के बीच में है तो आप किसी भी वेरिएबल को चूज कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर डिसीजन वेरिएबल स्लैक वेरिएबल के बीच में अगर आपकी डेल्टा J सेम आए तो हमें डिसीजन वेरिएबल को ही इनकमिंग वेरिएबल चूज करना है। सिक्स्थ पॉइंट कि आपको जो सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ है वो डीजनरेट होगा या नॉन डीजनरेट होगा। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जिस इटरेशन के ऊपर ऑब्टेन्ड हुआ है साथियों, आपको उस इटरेशन में जाकर आपको बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स देखने होते हैं। अगर उन कोफिशिएंट में से कोई एक कोफिशिएंट भी अगर आपका 0 मिल जाए तो आपका जो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हुआ है वो आपका डीजनरेट है, और अगर एक भी कंपोनेंट 0 नहीं है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, नॉन डीजनरेट है। सेवंथ पॉइंट पढ़ते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसका अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसके बारे में आपको बताएगा साथियों डेल्टा J। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिक वेरिएबल के कोरस्पोंडिंग तो आपको डेल्टा J मिलेगा ही 0, तो उनके कोरस्पोंडिंग तो कैलकुलेट देखना भी नहीं है। इसी नॉन बेसिक वेरिएबल के कोरस्पोंडिंग अगर आपका डेल्टा J 0 हो, बेसिक वेरिएबल के कोरस्पोंडिंग तो 0 होता ही है, अगर किसी नॉन बेसिक वेरिएबल के कोरस्पोंडिंग अगर आपका डेल्टा J 0 हो तो उस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इस बात का मतलब और पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे जिनके ऊपर ऑप्टिमल वैल्यू जो है वो उतनी ही आएगी। ये नहीं है कि आपकी ऑप्टिमल वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऑप्टिमल वैल्यू जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की 30 है तो और 30 आपकी मान लो एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के कोरस्पोंडिंग आई है तो 30 ही आपकी, अगर इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन 30 ही वैल्यू आपको इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के कोरस्पोंडिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इस बी पॉइंट के कोरस्पोंडिंग ये 30 आपकी और मैक्सिमाइज हो जाएगी। ऑप्टिमल वैल्यू साथियों यूनिक ही होती है। अल्टरनेटिव जैसा कि बी पॉइंट्स के ऊपर भी ये वैल्यू 30 आ गई, इसको बोलते हैं हम अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कि एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर आपकी ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अब 8th पॉइंट कि आपको कैसे पता चलेगा कि एलपीपी का आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। अनबाउंडेड सॉल्यूशन
चेक करने के लिए साथियों, आपने जैसा ही डेल्टा जे कैलकुलेट किया और आपने मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए x1 है, ये x2 है, ये x3 है, -1, -2, -3, और आपने चेक कर लिया कि -3 सबसे नेगेटिव है, तो आप इस कॉलम के अंदर जाओगे क्योंकि आपका x3 सिलेक्ट हो चुका है, क्योंकि ये मोस्ट नेगेटिव है। इस कॉलम के अंदर अगर सारी की सारी वैल्यू आपकी 0 या 0 से कम हो, यानी कि नेगेटिव हो, तो आपकी जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसका अनबाउंडेड सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लास्ट पॉइंट है साथियों, हाउ टू ब्रेक टाई। इसके लिए आप जो फोर्थ लेक्चर है, लेक्चर 4 को देखिए। उम्मीद है साथियों आपके जो सिंप्लेक्स मेथड से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो इन पॉइंट्स के अंदर क्लियर होंगे। थैंक यू।